हेलो बच्चों, तो इस वीडियो में हम करने वाले हैं बोर्ड पेपर जो कर रहे थे हम मैथमेटिक्स का क्लास 10th का 2023 से 24 जो मार्च 24 में हुआ था। मैथमेटिक्स बेसिक वाला जो पेपर का हमने सेक्शन ए हमने फर्स्ट पार्ट में करा था वीडियो के। अब हम सेक्शन बी जो है वो हम कर रहे हैं सेकंड पार्ट में। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट 2 हो जाएगा। पेपर सॉल्यूशन जो था हमारा पार्ट 2 हो जाएगा ये। ठीक है, इसमें हम सेक्शन बी के सारे क्वेश्चन करेंगे वन बाय वन और अच्छे तरीके से समझेंगे, जिससे हमारे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर भी हो जाए और हमारे रिवीजन भी अच्छे से हो जाए। ठीक है भाई, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, क्या बोलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। देखो, सेक्शन बी में हमारा सारे क्वेश्चन जो होंगे वो 2 मार्क के होंगे। ठीक है, सारे क्वेश्चन कितने होंगे, 2 मार्क के। इसमें हमारे पास 5 क्वेश्चन है सेक्शन बी में। हमारे पास ये बेसिक मैथमेटिक्स का पेपर है, तो इसमें उसी हिसाब के ही क्वेश्चन बेसिक सिलेबस से बेसिक के हिसाब से इसमें क्या है क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब देखो, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या होता है, 21 जो है इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21। इसमें इन्होंने हमें क्या दिया है, HCF ऑफ 2 नंबर इज ये कह रहा है 2 नंबर है हमारे पास 306 1314। इनका HCF जो है वो इन्होंने हमें बताया है 18 है। तो तुम्हें LCM बताना है, LCM क्या होगा। देखो, LCM निकालने के तो बेसिक मेथड है कि हम उस तरीके से निकाल सकते हैं, पर एक हमारे पास रिलेशन होता है 2 नंबर के बीच का और HCF मल्टीप्लाई LCM का। तो वो हमारा रिलेशन क्या होता है वो देखते हैं हम। देखो, हमारे पास क्या होता है, जैसे मान लो ये नंबर है हमारे पास LCM, चलो मैं यहाँ पे LCM HCF लिखता हूँ। LCM मल्टीप्लाई HCF बराबर होता है फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर के। ये रिलेशन हमारे पास गिवन है एनसीईआरटी बुक में। ठीक है, कि भाई LCM मल्टीप्लाई जो HCF होता है ना, उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होता है। ठीक है भाई, हम LCM फाइंड करना है, इसमें वैल्यू रखते चलेंगे। पहला नंबर हमारा ये है, सेकंड नंबर हमारा ये है, ये इजीली सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो LCM मल्टीप्लाई HCF क्या है हमारे पास, HCF इन्होंने 18 दिया, यहाँ पे लिख दिया। फिर फर्स्ट नंबर हमने 306 माना है, मल्टीप्लाई में सेकंड नंबर आ रहा 1314 हमें दिया हुआ है। ठीक है, अब ये 18 इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा डिवाइड में। बहुत ईजी क्वेश्चन है ये। ठीक है, 106 मल्टीप्लाई में 1314 डिवाइड बाई 18। अब इसको सिंपलीफाई कर लेंगे, हमारा एलसीएम आ जाएगा। बहुत सिंपल तरीके से। ये बहुत, देखो, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन है, तो बहुत इजी ही होगा। तो इसे सिंपलीफाई करते हैं हम। ये कट रहा है हमारे पास क्या बोलते हैं 3 से कट रहा है 3 6 18 और यहाँ पे हो जाएगा 3 1 3 0 3 2 6। ठीक है, ये कैंसिल हो गया। फिर हमारे पास दोबारा 3 से कट रहा है 3 2 6 हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास, और यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा 3 3 9 3 4 12। अब नीचे 2 बचा है हमारे पास, इसे अब मैं थोड़ा सा आगे लिख लेता हूँ नंबर जो जो बचे हैं हमारे पास। 3 4 मल्टीप्लाई 1314 डिवाइड बाई 2 बचा। ये दोबारा कट रहा है यहाँ पे, इससे 2 से कट रहा है, यहाँ पे 2 1 2 हो गया, 2 1 2 2 7 14। तो अब हमारे पास जो एलसीएम आया वो आएगा 17 मल्टीप्लाई 1314, ये आएगा। अब इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे अगर हम, तो हमारा एलसीएम आ जाएगा। जो मल्टीप्लिकेशन करके आएगा, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 2 2 3 3 8 आएगा। तो हमारा एलसीएम क्या हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये इस तरीके से करना था। बहुत सिंपल है, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, अदरवाइज ये सिर्फ 10 सेकंड का क्वेश्चन है, इजीली कोई भी कर सकता है, बस मल्टीप्लाई डिवाइड करनी होती है इसमें। ठीक है, तो हमें ये रिलेशन याद रखना है, इस रिलेशन पे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है भाई, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में हमें क्या कह रहा है, ये कह रहा है, ये देखो 6 चैप्टर का ट्रायंगल चैप्टर का क्वेश्चन है, ध्यान से समझना, इसके क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। तो इसमें क्या कह रहा है, एक्स वाई एंड पी क्यू आर 2 टेंजेंट्स। अब इन्होंने ये बोला, ये 6 चैप्टर का नहीं है, ये सर्कल चैप्टर का है। ठीक है, 6 का नहीं है, सॉरी 6 का नहीं है, ये टेंजेंट वाला है, तो ये सर्कल चैप्टर का है क्वेश्चन। ठीक है, एक्स वाई एंड पी क्यू आर 2 टेंजेंट्स ड्रोन एट द एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर ए बी ऑफ अ सर्कल। अब ध्यान से देखो, मैं डायग्राम के साथ तुम्हें समझाता हूँ क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है। ठीक है, क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है वो चीज़ देखते हैं। इन्होंने कहा है एक्स वाई और पी क्यू आर 2 टेंजेंट्स। अब पहले हम सर्कल बनाते हैं, ध्यान से, यहाँ पे मैं बना रहा हूँ, यहाँ पे सोल्व करेंगे हम इसको। तो यहाँ पे लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर 22। अब इन्होंने कहा है यहाँ पे 2 टेंजेंट्स हैं, वो टेंजेंट बना लेते हैं हमारे पास, जो इन्होंने टेंजेंट बताई है वो टेंजेंट्स बना लेते हैं। इन्होंने कहा सर्कल पे टेंजेंट है एक्स वाई एंड पी क्यू आर 2 टेंजेंट्स। ठीक है भाई, ये इन्होंने टेंजेंट बना दी, जो टेंजेंट बोली इन्होंने, हमने यहाँ बना ली, ये टेंजेंट बता दी इन्होंने। दूसरी टेंजेंट ये बता दी, और इन्होंने देखो मैंने ऐसे क्यों बनाई है यहाँ पे, इसलिए बनाई है क्योंकि इन्होंने हमसे क्या बोला है, ड्रोन एट द एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर, डायमीटर के एंड पॉइंट पे है। तो पहले मैं इसका डायमीटर भी बना देता हूँ, ये रहा डायमीटर इसका, ये मैंने इसका डायमीटर बना दिया। ठीक है, तो अब इनके अकॉर्डिंग जो है हमारे पास, इन्होंने कहा डायमीटर है तो हमारे पास ए बी, ये ए है और ये बी है, हम इसके सेंटर को ओ मान लेते हैं। ठीक है भाई, इन्होंने टेंजेंट बताई एक्स वाई और पी क्यू, ये हमें इन्होंने टेंजेंट बताई है। फिर इन्होंने कहा है कि ऑफ अ सर्कल प्रूव दैट एक्स वाई पैरेलल है पी क्यू के। हमें टू प्रूफ क्या दे दिया, देखो गिवन वाला पार्ट हमें लिखना होता है पहले, ध्यान से देखना, ऐसे क्वेश्चन में हमें गिवन टू प्रूफ वगैरह सब कुछ लिख के चलना पड़ता है, क्योंकि देखो अब क्वेश्चन अगर बोर्ड के पेपर में कर रहे हो तो स्टेप वाइज करेंगे तो हमें मार्क्स ज्यादा मिलने के चांसेस होते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं जो हमारे पास क्या क्या गिवन दिया हुआ है इन्होंने, एक्स वाई एंड पी क्यू, ये क्या है, आर 2 टेंजेंट्स।
टू टेंजेंट्स ये दिए इन्होंने हमें, ठीक है। और ए बी जो है, ए बी इज अ डायमीटर, ये इन्होंने हमें गिवन वाला पार्ट दे दिया, ठीक है, गिवन वाला पार्ट दे दिया। फिर इन्होंने हमसे क्या, टू प्रूफ क्या है हमारे पास, टू प्रूफ लिखेंगे। टू प्रूफ है हमारे पास, हमें प्रूफ करना है जो एक्स वाई है ना वो पैरेलल है पी क्यू के, ये हमें प्रूफ करके बताना है, ठीक है। तो अब देखो, अब पहले एक सर्कल की मैं तुम्हें एक थ्योरम समझाता हूँ, एक प्रॉपर्टी समझाता हूँ जो तुम्हें आनी चाहिए। देखो जैसे मान लो ये सर्कल है, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ये सर्कल है, सर्कल पे जो कोई भी टेंजेंट होती है ना, कोई भी टेंजेंट होती है, जैसे मान लो ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट, ये टेंजेंट बनी है, वो सेंटर से, जो सेंटर होता है सर्कल का सेंटर होता है, वहां से वो 90 डिग्री पे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है, 90 डिग्री का होता है, थ्योरम होती है हमारे पास सर्कल की, ठीक है। इसका ही हम क्या करेंगे, हेल्प लेंगे और इसे सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है भाई। तो देखो कैसे करना है सॉल्यूशन में हम सबसे पहले गिवन जो था वो लिख लिया, हम प्रूफ जो था वो लिख लिया। अब सॉल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे, देखो यहाँ पे 90 डिग्री का है और यहाँ पे भी क्या होगा 90 डिग्री का, और इधर भी क्या होगा 90 डिग्री का, ठीक है, और यहाँ पे भी क्या होगा 90 डिग्री, क्योंकि जो ओ जो है एक सेंटर है तो ओ ए जो रेडियस हो जाती है यहाँ पे। चलो फिर भी हम कैसे लिखना है वो चीज़ मैं तुम्हें, देखो समझा मैंने दिया तुम्हें कि क्वेश्चन ऐसा है, गिवन क्या है, टू प्रूफ क्या है। फिर उसके बाद हमें क्या देखना था बस कि भाई ये चीज जो है ना हमारे पास, हमें प्रूफ करना है दोनों लाइन पैरेलल है। देखो पैरेलल करने के लिए हम क्या करेंगे, एनसीईआरटी बुक में भी क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बुक का ही है, हम इस वाले एंगल को और इस वाले एंगल को अल्टरनेट इंटीरियर लिखेंगे, और अल्टरनेट इंटीरियर आपस में इक्वल होते हैं। मैं एक्स वाई मान के बताऊं अगर तुम्हें, एक्स ये, तो अगर अल्टरनेट इंटीरियर कब बनते हैं, जब वो दो लाइन पैरेलल होते हैं, ध्यान से समझो, दो पैरेलल लाइन है यहाँ पे बनाया, ये जो जेड वाले एंगल होते हैं ये अल्टरनेट इंटीरियर होते हैं, और ये कब बनते हैं, जब यहाँ पे जेड बन रहा हो और जब ये दो लाइन पैरेलल होते हैं तब बनते हैं ये हमारे पास। तो इसी की हेल्प से हम सोल्व करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिखते हैं हम सबसे पहले सॉल्यूशन में, जो एक्स वाई है ना वो परपेंडिकुलर है तुम्हारे पास ओ ए के। देखो एक्स वाई जो है वो परपेंडिकुलर है ओ ए के, ध्यान से देखो ये वाला जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ तुम्हें, मैं यहाँ पे कलर चेंज करता हूँ, ये वाली चीज देखो, जो एक्स वाई लाइन है ये परपेंडिकुलर है ओ ए पे, क्योंकि यहाँ 90 डिग्री का इसका रीजन देना पड़ेगा हमें। इसका रीजन हमारे पास क्या हो जाएगा, रीजन हो जाएगा यहाँ पे एंगल ओ ए वाई, वो क्या है 90 डिग्री का है, ठीक है। और इसका ये 90 डिग्री क्यों है, क्योंकि टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस, ये यहाँ पे रीजन देना पड़ेगा, मेन रीजन का ही काम होता है, ठीक है। ये ध्यान से देखना है तुम्हें, मैं ऊपर से सॉल्यूशन हटा देता हूँ, गिवन और टू प्रूफ लिखा है ना, क्योंकि वहाँ ये एक्स वाई है, ठीक है। मैं यहाँ लाइन ड्रॉ कर देता हूँ एक। अब देखो, अब यहाँ पे हमारे पास हमने ये लिख दिया, जो एक्स वाई है वो परपेंडिकुलर है ओ ए के, रीजन दे दिया क्योंकि ओ ए वाई जो है ये 90 डिग्री का ये वाला एंगल, ठीक है। वहाँ पे एक्स्ट्रा पार्ट जो है वो मैं वहाँ से उसे रफ कर देता हूँ पहले, फिर यहाँ पे एंगल बताता हूँ कौन सा है। देखो मैंने ये वाला एंगल लिखा है 90 डिग्री का है, और इसका रीजन दे दिया, जो रेडियस है ओ ए जो रेडियस है वो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का एंगल, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे बता दिया, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, ऐसे ही हमारे पास मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जो पी क्यू है वो परपेंडिकुलर है ए ओ बी पे, सॉरी ओ बी पे, ध्यान से देखो, जो हमारे पास पी क्यू है, ये वाली लाइन है जो टेंजेंट है पी क्यू, वो परपेंडिकुलर है ओ बी पे, ठीक है भाई। तो यहाँ से हम ये वाला जो एंगल है ये वाला 90 डिग्री का लिख सकते हैं भाई, लिखते हैं चलो। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, ओ बी पी क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारे पास 90 डिग्री का। इसका भी रीजन क्या होगा, यही वाला हमारे पास जो यहाँ पे रीजन लिखा है यही सेम, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस, ये इसका सेम रीजन हो गया, ठीक है भाई। ये दो चीज लिख दी हमने। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये देखो ये वाला एंगल इधर जा रहा है, ये वाला एंगल इधर जा रहा है, दोनों ये एंगल आपस में क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 डाल सकता हूँ मैं, चाहे ऐसा भी बोल सकते हैं 1, और ये वाला हमारा, ये वाला 2 है और ये वाला हो गया 1, यहाँ पे ये लिख दिया हमने, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, जो एंगल हमारे पास है ओ ए वाई बराबर है एंगल ओ बी पी के फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 से दोनों आपस में इक्वल हो जाते हैं। और यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे स्पेस थोड़ा कम है, मैं थोड़ा छोटा लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना, और ये हो जाता है, तो एंड एंगल ओ ए वाई एंगल ओ बी पी आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देयरफॉर, इसका सॉल्यूशन भाई मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे स्पेस नहीं बचा तो यहाँ पे लिख देता हूँ, देयरफॉर एक्स वाई पैरेलल है पी क्यू के, और यही हमारा आंसर हो जाता है, ठीक है। हिंस प्रूफ लिख देंगे हम यहाँ,
ठीक है, एक बार मैं तुम्हें समझा देता हूँ क्या करा है हमने क्वेश्चन में। हमने क्या किया है, सिंपली हमने जो इन्होंने क्वेश्चन में बोला था कि भाई एक्स वाई पी क्यू जो है दो टेंजेंट है सर्कल के डायमीटर पे, ठीक है, हमने एंड पॉइंट के डायमीटर के एंड पॉइंट पे वो हमने बना ली। फिर हमने क्या करा कि भाई हमें जो गिवन दिया था वो लिखा हमने, ठीक है, फिर टू प्रूफ जो था वो लिखा हमने। फिर हमने देखा जो ये हमारे पास है एक्स वाई जो हमारी टेंजेंट है वो परपेंडिकुलर है किस पे, ओ ए पे, ओ ए रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है इस पे, तो इसका मतलब वहां पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है भाई, 90 डिग्री का क्यों बनता है वो, क्योंकि हमारे पास एक थ्योरम होती है सर्कल की, इस वजह से ये जो हमने यहाँ पे रीजन लिखा हुआ है। सिमिलरली हमने नीचे वाली टेंजेंट पे करा, फिर उन दोनों एंगल को हमने देखा, वो दोनों एंगल आपस में इक्वल है और इक्वल होने के साथ साथ वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी है। ठीक है, इसी वजह से क्या हो जाएगा, लाइन क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी आपस में। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हमारा 22 भी कंप्लीट हो जाता है। तो चलो अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट, क्वेश्चन नंबर 23। अब देखो क्वेश्चन के ना तुम कॉन्सेप्ट समझो, कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन सेम टू सेम आए ऐसा कोई कंफर्मेशन नहीं होती, पर अगर हम कॉन्सेप्ट समझ आते हैं तो सिमिलर क्वेश्चन जो आते हैं तो हम कर पाते हैं, अटेम्प्ट कर पाते हैं। ठीक है, तो इस चीज को कॉन्सेप्ट समझना हमारा जरूरी है, क्वेश्चन सोल्व करके ही हमें कॉन्सेप्ट समझ में आता है, इसलिए कॉन्सेप्ट बहुत ध्यान से समझो। अब क्वेश्चन नंबर 23 में हमारे पास दो पार्ट दिए हुए ए और बी हमारे पास, जो कि और में है हमारा ऑप्शन पर, हम दोनों को सोल्व करेंगे। ठीक है, तो इसमें हमें क्या कह रहा है, इन द गिवन फिगर हमें डायग्राम दिया हुआ है और इसमें बोला हुआ है कि पी क्यू जो है वो पैरेलल है आर एस के, ये वाली लाइन जो है पी क्यू वो पैरेलल बता दी आर एस के, ये ऐसे इन्होंने पैरेलल बता दिया। प्रूफ करना है ओ पी मल्टीप्लाई ओ आर बराबर है ओ क्यू मल्टीप्लाई ओ एस के, ये हमें प्रूफ करके बताना है। ठीक है भाई, जो इन्होंने हम प्रूफ करने के लिए किया है वो हम यहाँ पे प्रूफ करेंगे। ठीक है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी। सबसे पहले इन दोनों ट्रायंगल को हमें क्या करना पड़ेगा, सिमिलर करना पड़ेगा। ठीक है, वो कैसे करेंगे वो चीज हम देखते हैं। अब देखो हम सॉल्यूशन लिखते हैं यहाँ पे, तो सबसे पहले हमारे पास सॉल्यूशन लिखने से पहले हम क्या करेंगे, गिवन लिखेंगे। हमें गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन है हमारे पास पी क्यू जो है ना वो पैरेलल है आर एस के। ठीक है भाई, फिर टू प्रूफ क्या है, टू प्रूफ है हमारे पास ओ पी मल्टीप्लाई ओ आर जो है वो बराबर है ओ क्यू मल्टीप्लाई ओ एस के, ये हमें प्रूफ करके बताना है। ठीक है भाई, तो अब यहां से हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। नीचे से पहले गिवन, देखो ऐसे क्वेश्चन में गिवन और टू प्रूफ लिखना बहुत जरूरी होता है। अब सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन में हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, ध्यान से देखेंगे। अब मैं जिन ट्रायंगल की बात कर रहा हूं उसमें हम ध्यान से देखेंगे। एक तो हमारा पी ओ क्यू जो हमारा ट्रायंगल है ये वाला, दूसरा ट्रायंगल जो है हमारे पास ये वाला आर ओ एस, दो ट्रायंगल हम इनको अलग अलग देखेंगे और इनको सिमिलर प्रूफ करेंगे सबसे पहले। ठीक है, ट्रायंगल चैप्टर का क्वेश्चन है, इसमें सिमिलर ट्रायंगल वाली प्रॉपर्टी का यूज करने वाले हैं हम। तो सबसे पहले देखेंगे इन ट्रायंगल पी ओ क्यू एंड ट्राइंगल एस ओ आर। ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल में हमारे पास क्या क्या चीज इक्वल है वो चीज देखते हैं। अब ध्यान से देखो, जो मैं चीज बताऊंगा वो इक्वल होंगी वहां पे, वो हमें यहाँ पे समझनी है। ठीक है, तो अब देखो सबसे पहले तो ये वाला जो एंगल है इस वाले एंगल के बराबर है वर्टिकल अपोजिट एंगल। ठीक है, एक चीज हमें ये मिल गई। दो एंगल चाहिए होते हैं सिमिलर करने के लिए, दो एंगल चाहिए होंगे बस, वो हम कर लेंगे। फिर ध्यान से देखो तुम, हम क्या बोल सकते हैं कि भाई जो ये वाला एंगल है, ये वाला जो एंगल है वो इस वाले एंगल के इक्वल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्योंकि ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है। देखो जेड बन रहा है, ध्यान से देखो ऐसे करके जेड बन रहा है ऐसे, तो ये हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। दो एंगल मिल गए तो सिमिलर हो जाएंगे। अभी यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे हम एंगल पी ओ क्यू बराबर है एंगल एस ओ आर के, और इसका रीजन देंगे हम वर्टिकल अपोजिट एंगल। ठीक है, फिर दूसरा एंगल लिखेंगे ओ पी क्यू बराबर है एंगल ओ एस आर के। ठीक है, रीजन देंगे इसका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्योंकि पी क्यू जो है वो पैरेलल है एस आर के, ये हमने यहाँ पे रीजन दे दिया। देखो रीजन बहुत जरूरी है प्रूफ वाले क्वेश्चन में। ठीक है, फिर इसी वजह से हमारे पास क्या हो जाता है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि भाई जो ट्राइंगल है पी ओ क्यू वो सिमिलर है ट्राइंगल एस ओ आर के। ठीक है, तो ये सिमिलर हो गया। अब ये चीज हमें ध्यान से देखनी है, इसके पीछे रूल कौन सा लगा है, रूल लगा है हमारा एंगल क्राइटेरियन या फिर एंगल रूल। एंगल क्राइटेरिया हमारे पास यहाँ पे क्या लग जाता है, रूल लग जाता है। ठीक है, फिर अब देखो हमारे पास एक थ्योरम होती है, अगर दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर है तो उनके साइड के रेशियो जो होते हैं ना वो आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ध्यान से समझना, अगर हमारे पास दो ट्रायंगल सिमिलर है, मैं एक बार यहाँ पे बता देता हूँ तुम्हें, अगर दो ट्रायंगल जैसे मान लो ए बी सी, ठीक है, ये सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के, तो अगर ये सिमिलर है, सिमिलर का साइन ये होता है, तो इनके जो साइड के रेशियो है, जो कोरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो होते हैं ना वो आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। देखो जो सर्कल बना रहा हूँ इस पे वो इसके रेशियो में लिखूंगा कोरस्पॉन्डिंग साइड के, और ये वाला बॉक्स वाले इसके इक्वल में लिख सकते हैं इन दोनों का रेशियो, तो ये आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। अब इसी का हम यूज करने वाले हैं। देखो जिसने ट्रायंगल चैप्टर अच्छे से नहीं पढ़ा, ट्रायंगल चैप्टर जाके पढ़ो, वीडियो डली हुई है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के, उसमें सारी थ्योरम को एक्सप्लेन करा हुआ है। थ्योरम समझोगे, बेसिक कॉन्सेप्ट समझोगे, फिर क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, तो अब ये सिमिलर होने से हमारी कौन कौन सी साइड आपस में इक्वल हो सकती है वो चीज हम यहाँ पे देखते हैं। अब कौन कौन साइड के रेशियो हमारे काम में आ सकते हैं, तो यहाँ पे देखो अगर मैं ये वाली साइड ले रहा हूँ ओपी ले रहा हूँ, तो मुझे देखो एंगल के इस वाले एंगल के साइड में एंगल
इस वाले एंगल के साइड में साइड यही वाली आ रही है, तो मुझे ये वाली साइड लेनी पड़ेगी। ओपी ले रहा हूँ तो ओ एस लेनी पड़ेगी, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ओ पी जो है अपॉन ओ एस है। ठीक है भाई, फिर इस वाले ट्रायंगल की दूसरी साइड कौन सी, देखो ये चीज हम मेरे को कैसे पता लग रहा है कौन सी साइड हमें लेनी है, ध्यान से देखो। ओ पी चाहिए हमें, ओ आर चाहिए हमें, ओ क्यू चाहिए हमें, ओ एस चाहिए, तो इन साइड का रिलेशन ही हमें लेना पड़ेगा कहीं ना कहीं। फिर अब देखो, अब इस बार हम क्या ले लेते हैं, यहाँ पे ओ एस ले ली इस बार हमने, अब इधर वाली साइड में हम क्या ले लेते हैं, ओ क्यू, ओ क्यू ले ली इधर वाली साइड, और इधर वाली साइड भी क्या ले लेंगे हम, ओ आर ले लेंगे, क्योंकि देखो कोरस्पॉन्डिंग साइड लेनी होती है, ऐसे थोड़ी ना कोई एक साइड वाली ये ले ली कि दूसरी हमने ये वाली ले ली, ऐसे नहीं ले सकते, कोरस्पॉन्डिंग साइड ही लेनी होती है, वो एंगल से पहचानते हैं कोरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी होती है। तो यहाँ पे लिखेंगे ओ क्यू अपॉन ओ आर, ये लिख लिया हमने। अब इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। देखो जो ओ पी है, अब ये ओ आर इधर डिवाइड में था, इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा ओ आर इजकल टू, यहाँ पे ओ क्यू है, मल्टीप्लाई में ओ एस चला जाएगा, इसके मल्टीप्लाई में डिवाइड से ओ एस, तो यहाँ पे हो जाता है हिंस प्रूव्ड। यही हमें प्रूफ करना था। ध्यान से देखो, बहुत इजी क्वेश्चन था, मैंने तुम्हें समझाया इसलिए थोड़ा टाइम लगा, नहीं तो बहुत इजी क्वेश्चन है ये। ठीक है, और बहुत इजीली हम इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, बस थोड़ा सा समझाने में टाइम लग रहा है, अदरवाइज अगर करने बैठोगे तो ये 1 मिनट के अंदर में पूरा क्वेश्चन हो जाएगा, और इतना हार्ड भी नहीं है। ठीक है भाई, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पर देखो क्वेश्चन का बेसिक कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन सेम नहीं आते, चेंज होकर आते हैं, उसके लिए बेसिक कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, इसलिए कॉन्सेप्ट समझते चलो, जो चेंज होकर भी क्वेश्चन आए तो तुम इजीली कर पाओ। ठीक है भाई, अब देखो इसका और वाला पार्ट है, बी पार्ट जो इसका, हम वो भी करेंगे, क्योंकि अब यहाँ पे कोई एग्जाम थोड़ी ना है, हम तो कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं और प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो इसलिए और वाला पार्ट भी कर रहे हैं। अब देखो और वाले पार्ट में हमें इसके क्या दिया हुआ है, इन द गिवन फिगर, ये एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है, इसमें हमें क्या बोला हुआ है कि एल एम जो है सी बी के पैरेलल है। अब ध्यान से देखो, ये वाली साइड है कहाँ, एल एम, ये वाली एल एम जो है वो सी बी के पैरेलल है। ठीक है भाई, सी बी के ये वाली साइड के पैरेलल है, बहुत अच्छी बात। फिर दूसरा हमने देखा एल एन जो है, एल एन बताई इन्होंने, वो सी डी के पैरेलल बता दी, बहुत अच्छी बात है, और प्रूफ के लिए हमें दे दिया। बहुत ईजी क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है, देखो हम कैसे इसे बिल्कुल आसान तरीके से करते हैं। ठीक है, चलो मैं यहाँ पे सोल्व करता हूँ, सोल्यूशन में लिखता हूँ बी पार्ट का। सबसे पहले देखो वही चीज़ हमें गिवन लिखना पड़ेगा। गिवन हमें क्या दिया हुआ है, गिवन में दिया हुआ है एल एम जो है वो पैरेलल है सी बी के। ठीक है, और दूसरा हमें एल एन जो है वो पैरेलल है सी डी के, और टू प्रूफ क्या है, टू प्रूफ है हमारे पास क्या बोलते हैं, ए एम अपॉन ए एन बराबर है ए बी अपॉन ए डी के। ये चीज़ हमें यहाँ पे प्रूफ करके बतानी है। ठीक है, अब देखो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, बीपीटी थ्योरम यूज कर सकते हैं इसमें, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बीपीटी थ्योरम इंपॉर्टेंट है, पढ़नी जरूरी है। ठीक है, उसका प्रूफ भी आना चाहिए और तुम्हें। तो चलो अब यहाँ पे सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन में हमारे पास क्या है, सबसे पहले देखो मैं जो बता रहा हूँ वो ट्रायंगल में, उस ट्रायंगल में हम देखेंगे, देखो जो लाइन हमें पैरेलल दी होती है ना, उसी ट्रायंगल में हमें वर्क करना होता है। तो सबसे पहले क्या करो, वही ट्रायंगल को हम अलग से बना लेते हैं, अगर हमें अच्छे से समझना है तो। ठीक है, तो अब सबसे पहले हमें इधर की साइड बनाता हूँ, हाँ ये रहा हमारा ट्रायंगल। अब ध्यान से देखना है, जो है हमारे पास इन ट्रायंगल लिखता हूँ मैं यहाँ पे ए बी सी, ध्यान से देखो ए बी सी का ट्रायंगल है, ए बी सी, इसमें हमारे पास इस तरीके से लाइन दी हुई है, ये पैरेलल एम एल और ए, और ये सी है, ये बी है, ये चीज़ हमें दी हुई है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे बहुत सिंपल तरीके से लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एल एम जो है वो पैरेलल है हमारे पास सी बी के इसमें। ठीक है, ऐसा होने से हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास ए एम जो है ना, ध्यान से देखो ए एम साइड के रेशियो आपस में इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, ए एम और इस वाले ट्रायंगल का लेंगे हम पूरी साइड, देखो ए एम ली, फिर लेंगे हम पूरी साइड, ध्यान से देखना ए एम और पूरी साइड, क्योंकि ध्यान से देखो यहाँ पे ए बी की बात हो रही है प्रूफ वाले में, तो ए बी तो पूरी साइड है, तो हमें एक छोटी साइड लेनी पड़ेगी, एक बड़ी साइड लेनी पड़ेगी। ठीक है भाई, तो यहाँ पे हमारे पास ये हो जाएगा ए बी अपॉन, यहाँ पे भी छोटी साइड एक बार बड़ी साइड, तो यहाँ पे ए एल अपॉन ए सी, ये इक्वल हो जाएगा बाय बीपीटी। ठीक है, बीपीटी से हमारे पास ये हो जाता है। अब देखो एक चीज मैं तुम्हें ध्यान से समझाता हूँ कि भाई जब कोई भी ट्रायंगल, जैसे मान लो ये ट्रायंगल आपस में सिमिलर है, इस बार ये बड़े ट्रायंगल की और छोटे, देखो ये छोटे वाला ट्रायंगल और ये बड़े वाला ट्रायंगल की बात हो रही है, इसमें हमारे पास जो छोटे वाले ट्रायंगल की साइड है वो कोरस्पॉन्डिंग होगी इस वाली बड़े वाले ट्रायंगल की साइड के। ऐसे ही हमारे पास जो ये वाली साइड है वो इस वाली की होगी, तो ये कॉन्सेप्ट यूज किया हुआ है इसमें। ठीक है भाई, अब इसको हटाते हैं और यहाँ पे लिखते हैं। अब इसी तरीके से हम देखते हैं, यहाँ पे लिखता हूँ मैं इन ट्रायंगल ए डी सी, इसमें हमारे पास एल एन जो है वो पैरेलल है सी डी के, ए डी सी में एल एन जो है पैरेलल है सी डी के। अब देखो इस ट्रायंगल को भी मैं अलग बना के बता सकता हूँ तुम्हें, तो अलग बना के बताता हूँ भाई, ये इस तरीके से बना हुआ है, कुछ इस तरीके से बना हुआ है, मैं तुम्हें समझाने के लिए बना रहा हूँ बस यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ये ए है, ये डी है, ये सी है, और ये तुम्हारा एल है, और ये एन है। अब इसमें हमारे पास एल एन जो है सी डी के पैरेलल है, ये चीज़ इन्होंने हमें गिवन में दी हुई है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, सेम चीज़ का यूज़ करना पड़ेगा। ध्यान से देखो, जब ये आपस में पैरेलल है तो इनकी साइड के रेशियो क्या होंगे, आपस में क्या होंगे, इक्वल बाय बीपीटी से। ठीक है,
तो अब लिखते हैं यहाँ पे हमारे पास, तो अब हमें यहाँ पे भी ऐसे ही करना पड़ेगा, एक छोटी साइड एक बड़ी वाली साइड, एक छोटी साइड एक बड़ी वाली साइड, ऐसे लिखेंगे। तो लिखते हैं ए एल जो है अपॉन ए सी के है बराबर ए एन जो है अपॉन ए डी के हो जाएगी बाय बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ठीक है, अब ये हो गई हमारे पास, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 डाल देता हूँ और यहाँ पे इक्वेशन नंबर हम 2 डाल देते हैं। अब ध्यान से देखो इक्वेशन 1 और 2 में देखो ये वाला पार्ट जो है और ये वाला पार्ट जो है सेम है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हमारे पास क्या हो जाएगा, क्या बोलते हैं हमें, ए एम जो है अपॉन ए बी जो है बराबर हो जाएगा ए एन अपॉन ए डी के। ठीक है, क्योंकि देखो जब इनका ये वाला पार्ट आपस में एक दूसरे के इक्वल है तो ये वाला पार्ट भी क्या हो जाएगा हमारे पास इक्वल हो जाएगा, और यहाँ पे लिख देंगे हम हिंस प्रूव्ड। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर बी पार्ट भी हो जाता है क्वेश्चन नंबर 23 का, और बहुत इजी क्वेश्चन था, बुक का एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है। अब इसमें हमें सिर्फ बीपीटी थ्योरम यूज करनी पड़ी है, जिसकी हेल्प से हमने इस क्वेश्चन को कर पाए हैं। जिसने एनसीईआरटी करी हुई है उसको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा और उसने खुद भी कर लिया होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास 24 क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, इसके भी 2 पार्ट है, और वाला पार्ट है और एक हमारा ए वाला पार्ट है। ठीक है, तो इन्होंने कहा है इफ अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। अब देखो इन्होंने बता दिया ये पॉलिनोमियल चैप्टर का क्वेश्चन है, अल्फा बीटा जीरोज हैं पॉलिनोमियल इसके। ठीक है भाई, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन अल्फा एंड 1 अपॉन बीटा की वैल्यू हमें फाइंड करके बतानी है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, मैं चलो यहाँ पे करके बताता हूँ। ए पार्ट लिख देता हूँ, इसमें हमें क्या दिया हुआ है वो चीज़ हम यहाँ पे लिख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे दे देंगे अल्फा और जो बीटा है आर जीरोज ऑफ 8x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 3, ये बता दें इन्होंने अल्फा बीटा जो है इस वाली इक्वेशन के जीरोज हैं। वैल्यू फाइंड जो हमें करनी है वो चीज़ हम देख लेंगे क्या फाइंड करना है हमें। उसे फाइंड करने के लिए अब ध्यान से हमें समझना पड़ेगा जो हमें फाइंड करना है किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस वाली जीरोज के, इस वाले पॉलिनोमियल के सम ऑफ जीरोज प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालने पड़ेंगे। ठीक है, उनकी हेल्प से हम सोल्व करेंगे। चलो देखते हैं। तो अब यहाँ पे हमारे पास ए क्या हो जाएगा, ए क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए होगा हमारा 8x स्क्वायर के कोफिशिएंट को ए बोलते हैं, बी किसको बोलते हैं, एक्स के कोफिशिएंट को बी बोलते हैं, और जो कांस्टेंट टर्म होती है उसको सी बोलते हैं। ठीक है, ये हमारी हो जाएगी 3। ठीक है भाई, तो यहाँ पे हमारे पास ये हो जाता है। अब सम ऑफ जीरोज का हमारे पास फॉर्मूला जो होता है, सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन ए। जिसको नहीं पता सम ऑफ जीरोज प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, जिसने चैप्टर नहीं पढ़ा पहले चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो देख लेना, उसमें मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट भी समझाया है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कराए हैं। उस जिन्होंने वो देखी हुई है उनको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, जिन्होंने एनसीईआरटी अच्छे से की हुई है उनको भी बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो पहले एनसीईआरटी मस्ट है, उसके बाद ही एक्स्ट्रा क्वेश्चन या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने चाहिए, जिससे कि हमें क्वेश्चन समझ में आ जाए। ठीक है, क्योंकि इसमें पूरा चैप्टर को एक्सप्लेन तो किया नहीं जाता, डायरेक्ट क्वेश्चन करे जाते हैं, तो इसलिए थोड़ा सिर के ऊपर से जा सकता है अगर एनसीईआरटी अच्छे से नहीं की हुई है या एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट नहीं पता तो। ठीक है भाई, क्योंकि ये जैसे सम ऑफ जीरो है माइनस बी अपॉन ए, यहाँ पे हमें कैसे पता लगा कि सम ऑफ जीरो ऐसे निकालते, क्योंकि हमने एनसीईआरटी करी हुई थी, इसी तरीके से तो पता लगता है, वो चीज़ है बस। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू रखते हैं, तो माइनस फॉर्मूले का लिखेंगे, बी कितना है हमारा 14, ए कितना है हमारा 8, ये हमने एज इट इज यहाँ पे लिख दिया। इसको सिंपलीफाई करा हमने तो एक कटा तो हमारे पास कितना है 2 7 जा 14, 2 4 जा 8, सम ऑफ जीरोज माइनस 7 अपॉन 4 आ गया। अब निकालते हैं हम, एक चीज़ का ध्यान और रखो, सम ऑफ जीरोज को हम अल्फा प्लस बीटा भी बोलते हैं, अल्फा प्लस बीटा भी बोलते हैं जीरोज का। मेरे को ये यहाँ पे लिखना था पर मैंने वहाँ लिखा नहीं, चलो मैं इधर की साइड ही लिखता हूँ, एक सेकेंड रुको, मैं ये इधर ही लिख देता हूँ यहाँ पे। तो हमारा सम ऑफ जीरोज होता है अल्फा प्लस बीटा, लो भाई मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का हमारे पास फॉर्मूला होता है अल्फा मल्टीप्लाई बीटा और बराबर होता है सी अपॉन ए के। यहाँ पे वैल्यू रखेंगे हम, सी कितना है हमारा 3, ए हमारा 8 है, तो ये कैंसिल आउट तो नहीं हो सकता, सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, इसे यहीं छोड़ेंगे। ठीक है भाई, अब हमारी बारी आती है मेन जो हमें फाइंड करना है, जिसकी हमें वैल्यू हमें फाइंड करनी है, उसको सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, तो जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है वो चीज़ हम यहाँ पे लिखते हैं, हमें फाइंड करना है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कैसे होगा वो चीज़ देखो 1 अपॉन अल्फा हमारे पास है ही नहीं, 1 अपॉन बीटा भी हमारे पास नहीं है, तो हम क्या करेंगे इसमें एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेते हैं यहाँ पे अल्फा मल्टीप्लाई बीटा आएगा और बीटा ऊपर चला जाएगा प्लस अल्फा इधर चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गई इसमें। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो एलसीएम ले तो यहाँ पे अल्फा था पर बीटा नहीं था, तो बीटा के ऊपर मल्टीप्लाई होगी। यहाँ पे बीटा था इधर वाले पे और इधर वाले में अल्फा नहीं था, तो अल्फा के ऊपर मल्टीप्लाई होगी इधर की साइड। ठीक है, ये एलसीएम वाला पार्ट है तो बच्चों को आता ही होगा। अब देखो ऊपर हमारा सम ऑफ जीरोज हो गया, नीचे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हो गया, तो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे और फाइंड कर देंगे। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास माइनस 7 अपॉन 4, फिर हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की वैल्यू कितनी है 3, यहाँ पे रुको एक सेकेंड, फ्रैक्शन में आएगा नहीं तो फ्रैक्शन में 3 अपॉन 8। अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करते हैं वो चीज़ देखते हैं। सिंप्लीफाई करने के लिए देखो इसकी मल्टीप्लाई इसमें हो जाती है और इसकी मल्टीप्लाई ऊपर वाले में हो जाती है, तो -7 मल्टीप्लाई 8 आ गया, नीचे 4 मल्टीप्लाई 3 आ गया। इसे काटा 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 हो गया हमारे पास। इसे मल्टीप्लाई करें -14 अपॉन 3 आ गया, तो हमारी इसकी वैल्यू कितनी है -14 अपॉन 3, यही हमारा क्या हो जाता है आंसर। ठीक है, तो इसका ये पार्ट हो गया, बहुत ईजी क्वेश्चन था, आराम से हो सकता है।
अब चलते हैं हम इसके नेक्स्ट पार्ट पे, जो बी पार्ट है और वाला पार्ट है उसको सिंप्लीफाई करते हैं हम यहाँ पे साइड में। इन्होंने क्या हुआ है, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बतानी है हमें जिसके जीरोस हमें ये और ये दिए हुए हैं। अब देखो गिवन में हमें क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का फॉर्मूला होता है वो मैं तुम्हें साथ साथ बताऊंगा। देखो सबसे पहले इन्होंने हमें अल्फा दे दिया, जीरोस का मतलब होता है अल्फा और बीटा, अल्फा दे दिया, ठीक है, और बीटा हमें दे दिया, कितना दे दिया 16, ये हमें इन्होंने दे दिया अल्फा और बीटा। फिर इन्होंने कहा है कि भाई प्रोडक्ट ऑफ, अब इक्वेशन बनाओ। अभी देखो एक चीज़ मैं बताता हूँ, मैं नीचे लिखता हूँ जो हमारे पास इक्वेशन बनाने का फॉर्मूला होता है ना, वो चीज़ मैं तुम्हें समझाता हूँ इक्वेशन बनाने का फॉर्मूला क्या होता है। सबसे पहले यहाँ लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, थोड़ी बड़ी हो गई है, ठीक है, यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दी। देखो इक्वेशन बनाने का हमारे पास फॉर्मूला होता है, जो रिक्वायर्ड इक्वेशन होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने का फॉर्मूला जो होता है वो लिखता हूँ पहले, वो होता है हमारे पास, तो हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का फॉर्मूला जो होता है वो हमारे पास क्या होता है वो देखते हैं। देखो हमारे पास क्या होता है, सिंपल फॉर्मूला होता है, यहाँ पे लिखते हैं हम एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा, फिर लिखते हैं एक्स, यहाँ पे प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब कि अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास, ठीक है। अब देखो फॉर्मूला ये है हमारे पास, तो हमें सम ऑफ जीरो चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरो चाहिए, तो वो फाइंड कर लेते हैं अब हम। तो वो कैसे होगा फाइंड, देखो सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा होता है, अल्फा हमारे पास कितना है -9 प्लस बीटा हमारा 16, इसे सिंप्लीफाई करा हमारे पास कितना आया, हमारे पास ये आ गया हमारे पास 6, ठीक है, इसे सिंप्लीफाई करके आ जाता है हमारे पास 6 सम ऑफ जीरो जो आ जाता है हमारे पास, ठीक है, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। -9, ठीक है, हाँ सही है, -9 है ना हमारे पास, तो और वैल्यू हमारे पास क्या बोलते हैं, ये हमारी ये 6, यहाँ पे 16 लिखा हुआ है, ये होना चाहिए, हाँ चलो ये 16 है तो हमारा यही आएगा। अगर यहाँ पे 6 होता क्वेश्चन में, अगर बाई चांस मिसप्रिंट होता, अरे मिसप्रिंट ही है, ये 6 है, मिसप्रिंट नहीं, वो यहाँ पे पेन चली गया है, देखो यहाँ पे 6 है, क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, वहाँ पे पेन चली गया था इस वजह से, तो ये हमारा ये चेंज करना पड़ेगा भाई, यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा हमारे पास जो बीटा है वो हमारा 6 है, तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो -3 आएगा। फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है अल्फा मल्टीप्लाइज बीटा हो जाएगा -9 मल्टीप्लाई में 6, ठीक है भाई, तो यहाँ पे भी देखो 6 करना पड़ेगा, ये 6 है बीटा हमारा, यहाँ पे 16 लग रहा था जैसे 16 हो, ठीक है, तो इसे मल्टीप्लाई करा तो ये आ गया -54, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी हमारे पास क्या आ गया, आ चुका है। अब इक्वेशन में वैल्यू पुट कर देते हैं, एक्स स्क्वायर और माइनस सम ऑफ जीरोज कितना है, -3 एक्स, और ये प्लस का है, माइनस का प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 54 आया, तो यहाँ पे हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3x हो गया और माइनस ये 54, हमारा ये आंसर होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास बन गई, ठीक है, और यही हमारा आंसर है, ठीक है भाई। तो इस तरीके से हम इक्वेशन बनाते हैं, ये हमें ध्यान रखना है कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का फॉर्मूला क्या होता है, ये चीज़ ये हमें ध्यान रखनी होती है, ठीक है भाई। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 25 हमारा क्वेश्चन है। अब देखो बहुत ईजी क्वेश्चन है और सेक्शन बी का ये हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, सेक्शन बी का। तो इसमें हमें क्या दे रखा है, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, बस कुछ नहीं है, यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है, उसे सिंप्लीफाई करनी है, वैल्यूट वाला क्वेश्चन है। तो रखते हैं हम, देखो हमें दे रखा है इन्होंने साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, वो होती है हमारे पास 1/2 मल्टीप्लाई कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है, वो भी 1/2 होती है, प्लस कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है, वो होती है हमारे पास √3/2 मल्टीप्लाई साइन 60 की वैल्यू कितनी है, वो भी √3/2 होती है। ये ट्रिग्नोमेट्री टेबल से पता करते हैं हम, ठीक है। माइनस कोट 45 की 1 होती है वैल्यू, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, देखो इसको मल्टीप्लाई करा, ऊपर 1 आएगा, नीचे 4, ठीक है, प्लस √3 की √3 मल्टीप्लाई करिए 3 आएगा, नीचे 2 की 2 में करिए ये 4 आएगा, यहाँ पे माइनस का 1, नीचे 1 मान लेता हूँ मैं यहाँ, ठीक है। अब इसे सिंप्लीफाई करा, नीचे मैंने एलसीएम लिया तो 4 आया, यहाँ पे देखो 4 के टेबल में 4 1 बार में आता है तो 1 ही रहेगा, 4 के टेबल में 4 1 बार में आता है तो यहाँ पे 3 रहेगा, -1 के टेबल में 4 बार में आता है तो 4 के ऊपर मल्टीप्लाई हुई तो 4 1 4 हो गया यहाँ पे हमारे पास, ठीक है। अब इसे मैंने सिंप्लीफाई करा तो ऊपर तो हमारे पास 0 हो गया और नीचे हमारे पास 4 हो गया, तो इसका मतलब इसे सोल्व करके तो हमारा 0 आ गया, क्योंकि 0 को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं 0, तो इसका आंसर क्या हो गया 0। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बोलते हैं, सेक्शन बी कंप्लीट हो जाता है इस वाले पार्ट में। अब हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट में सेक्शन सी को, फिर करेंगे नेक्स्ट पार्ट में सेक्शन डी को, ठीक है।